રાજકોટ નવનિર્મિત કમલમ ખાતે ભારતીય જનતા પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતા પૂર્વ કેન્દ્રીય વાયુ પ્રસારણ માહિતીના પ્રધાન રવિશંકર પ્રસાદની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી। આ તકે રવિશંકર પ્રસાદે ભારતીય जनता પાર્ટીના વિકાસના કાર્યોની ચર્ચા કરી હતી। સાથોસાથ કોંગ્રેસ પાર્ટી તેના ઉમેદવાર તથા આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। बीजेपी 27 साल से पावर में है और ये बहुत बड़े देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुजरात के चुनाव में आता हूं और प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है कि गुजरात के लोगों ने काम देखा है और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जो 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और 8.5 साल से जो वो काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो आज जो भारत की क्षमता, भारत की प्रतिभा और भारत की इज्जत दुनिया में बनी है विकास के साथ, तो जो काम उन्होंने गुजरात में किया वो विस्तार से देश में हो रहा है। तो गुजरात के लोग वो समझते हैं कंट्रीब्यूशन। मैं अपने छात्र जीवन से ही आता हूं गुजरात। जब मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता था तो पहली बार एबीवीपी के कॉन्फ्रेंस में आया था तो साबरमती मुझे एक नाले के समान दिखाई पड़ी। तो बचपन से सुना था साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये कौन सी नाली है भाई, बहुत शर्म आई। और आज साबरमती का रिवर फ्रंट जो है वो दुनिया के बेस्ट रिवर फ्रंट में आता है, चाहे वो पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, वॉशिंगटन हो। यहाँ आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ एम्स बन रहा है। देश के पूर्व आईटी और डिजिटल मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूँ कि गुजरात हैज इमर्ज एज ए बिग हब ऑफ स्टार्टअप, आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज, ऑल द थ्री। और बाकी कृषि की बात तो सब आपने सुनी है, मुझे बताना नहीं है। एक जो कल के मैनिफेस्टो में बात आई है उसको थोड़ा मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। पूरे पिछले कांग्रेस के शासन में भारत के जो सनातन प्रतीक थे उनको इग्नोर किया गया। और चाहे वो गुजरात हो या देश हो, आज सोमनाथ जुड़ा है केदारनाथ से। सोमनाथ की व्यवस्था बड़ी बन रही है और केदारनाथ तो आप देख ही रहे हैं, बीच में काशी विश्वनाथ, आपके फिर उज्जैन में महाकाल, फिर अंबाजी का मंदिर की व्यवस्था, ट्रेन पहुंचना। तो भारत के जो सनातन केंद्र हैं वहाँ सुविधा मिले, भक्तों को सुविधा मिले और आप जल्दी से पहुंच सकें। हमेशा गंदगी में क्यों रहे, ये बात समझ में नहीं आती है। अब मुझे यहाँ मित्र बता रहे थे कि यहाँ पर आपके एक प्रवक्ता कोई हैं या उम्मीदवार कोई हैं, उन्होंने एक ही स्वर में महादेव अल्लाह को जोड़ दिया है। मैं उनका नाम लेके उनको बहुत सम्मानित नहीं करना चाहता हूं। ये वोट बैंक की कुत्सित पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट फॉर वोट। और मुझे बताया गया कि राहुल गांधी जी ने आज मध्य प्रदेश में करते करते, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, छोड़ दो अभी उनकी चर्चा। तो ये जो पूरा एक डेवलपमेंट मॉडल है, और मुझे कल सबसे खुशी हुई कि भारत की परंपरा का सम्मान, भारत के सनातन प्रखरता का सम्मान और मॉडर्न विकास से जोड़ते हुए गुजरात को और आगे पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। कल के मैनिफेस्टो की मैं दो चीज को और बताना चाहूंगा। कंट्री कैनॉट डेवलप अनलेस द कंट्री इज सिक्योर। कोई देश हो या प्रदेश हो,
वो नहीं विकसित होगा जब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। और आज इस देश में रेडिकल थ्रेट्स बहुत हैं। जिस तरह से पीएफआई को बैन किया, उनके लोग काम करते हैं, तो यंग लोगों को डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। उस पर बहुत ध्यान दिया गया है मैनिफेस्टो में। और जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके लिए कानून बनने जा रहा है, ये प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब पब्लिक प्रॉपर्टी लोग डैमेज करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अहमदाबाद में मेट्रो आने वाला है, शुरू हो गया, बाकी विस्तारित हो रहा है, गांधीनगर में शायद। अच्छा है, राजकोट भी आना चाहिए। राजकोट गुजरात का बहुत पुराना सम्मानजनक क्षेत्र है, शहर है, और सौराष्ट्र का केंद्र भी तो है। हाँ। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहां भाग गई है भाई? मैं जहां जाता हूं मैं खोजता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। गांव में लोग कहते हैं सक्रिय है। राहुल गांधी कहां है? बस सुना एक दिन के लिए आए थे, तो अपनी यात्रा थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जगह गुजरात में भी घुमा देते तो क्या फर्क पड़ता भाई। वो भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा होता पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लेते। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी यहां कौन है? अशोक गहलोत जी है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने क्या कहा? अपने फॉर्मर डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गद्दार कहा। तो अच्छा होता कि एक बार अपनी पार्टी को ही जोड़ लेते आप। राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस की हार निश्चित है। तो हार निश्चित है तो क्यों अपने ऊपर एक धब्बा लगाया जाए। और हिमाचल में तो उनका जाना ही नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को मैं पॉलिटिक्स का फ्री स्टाइल लीडर कहता हूं। जहां इलेक्शन हो पहुंच जाओ। गोवा का इलेक्शन था, वहां पहुंच गए, हार गए तो वापस आ गए। उत्तराखंड का इलेक्शन था, वहां पहुंच गए, बड़ी बड़ी बातें कह दी, वापस आ गए हारने के बाद। हिमाचल में घुसे, वहां भी हार पक्की है तो वहां से वापस हो गए। और गुजरात में उनको शायद एक सीट भी नहीं मिलेगी, इसका पूरा अनुमान है। और उनका दो ही मॉडल है, एक दिल्ली मॉडल, जिसमें एक तो कितना भ्रष्टाचार होता है आपने देखा है। उनके एक मंत्री सतेंद्र जैन जेल में है 6 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जेल में है और उसका इस्तीफा नहीं लिया गया है। और बाकी उनकी टीवी पर रोज तस्वीर आती है, कभी तेल दबाते, पैर दबाते, क्या क्या करते, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल क्या है, उन्होंने कहा था कि सतेंद्र जैन भगत सिंह की तरह बलिदानी है। ये देखिए, क्योंकि वो राजदार हैं भ्रष्टाचार के उनके साथ। और दूसरा मॉडल पंजाब का है, जहां से इनकी सरकार बनते ही आप देख रहे हैं कि अलगाववाद और खालिस्तानी ताकतें सर उठा रही हैं वहां पर। आपको रोज टीवी में देखना होता है। तो गुजरात ऐसे शांत प्रिय, विकासशील और विकसित प्रदेश को न कांग्रेस चाहिए न आम आदमी पार्टी चाहिए और चाहिए तो सिर्फ भाजपा पुनः विकास के यशस्वी मार्ग पर। मित्रों, मुझे 2 बातें कहनी है। सौराष्ट्र में हूं तो क्या कांग्रेस के लोगों ने यह निर्णय कर लिया है कि गुजरात के तमाम महान पुरुषों को अपमानित करते रहेंगे? सरदार पटेल की प्रतिमा केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आज तक न सोनिया गांधी गए न राहुल गांधी गए। और
सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में रखा, हमें गर्व है उन पर। वो नहीं होते तो देश बिखर जाता। यहाँ के पत्रकार मित्रों को वो जानते जरूर होंगे, देश में 556 रियासतें थीं, बहुत कुछ सौराष्ट्र की भी थी। इन सभी रियासतों को एक को छोड़कर सरदार पटेल ने हैंडल किया, सभी भारत में समा गए, भारत के अंग बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने एक को हैंडल किया, कश्मीर को, वो भी समस्या नरेंद्र मोदी को ही आर्टिकल 370 को समाप्त करना पड़ा। अमित शाह जी गृह मंत्री थे। लेकिन जो मैं सवाल सरदार पटेल के बारे में कह रहा हूं, सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में, 1991, आफ्टर 41 इयर्स। क्यों? बीच में नेहरू जी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, एमजीआर को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, राधा कृष्णन को मिला, वीवी गिरी को मिला, अच्छी बात है, कई को मिला। वो कौन सी ताकतें थी जो देश के महान सपूत सरदार पटेल को भारत रत्न देने में रोकने का काम कर रही थी? और 1991 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है ना? नरसिंह राव। अगर परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री होते तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को करना पड़ता। मौलाना आजाद भी मरे 1959 में, द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। उनको मिला 1992 में। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेहरू की नीतियों के आलोचक थे। और मैंने देखा अभी एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या कहा, मोदी जी को हम उनकी औकात बता देंगे। क्या मतलब है इसका? भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। गुजरात को 14 साल जनता के आशीर्वाद से, ईमानदारी से चलाया है, और वो कहते हैं कि उनको उनकी औकात बता देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी का इतना स्तर गिर गया है? मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। गुजरात के प्रामाणिक बड़े नेताओं को सम्मान न मिले और नहीं मिला है, ये कांग्रेस की नीति है। इसीलिए आज मैंने कहा कि ये विषय मैं जब राजकोट आया हूं तो ये विषय मैं जरूर उठाऊंगा। मित्रों, आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। आपका बहुत अभिनंदन। अब मैं आपके सवाल के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। देखिए, महंगाई के बारे में मैं विस्तार से बोलना चाहता हूं। आज जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसके कारण पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। भारत में लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कुछ मामले में सोना भी है और कुछ मामले में हीरा भी है। लेकिन भारत में तेल नहीं है। सच्चाई है, तो तेल बाहर से आता है। आज इस लड़ाई के कारण पूरा जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, तो भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी महंगाई से बहुत प्रभावित है। अमेरिका में 40% है, जापान में उसके बराबर है, भारत में लोएस्ट है। तो इसके बावजूद भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार जब तेल का कॉस्ट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उसका असर आता है। इसलिए अपने तरीके से हम लोगों ने पूरा संभालने की कोशिश की है और संभलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता समझती है कि जो महंगाई है ये एक टेम्पररी कारण से है, जो इस लड़ाई के कारण जल्दी नियंत्रण में आएगी। हमें पूरा विश्वास है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद भारत का आर्थिक विकास आज इंग्लैंड से भी आगे चला गया। जिस इंग्लैंड ने भारत पे 300 साल तक राज किया, आज हमारी इकॉनमी उससे अधिक है। इसीलिए हमने यहाँ के मैनिफेस्टो में ये हिम्मत दिखाई है कि हम गुजरात की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाएंगे, जो भारत के 5 ट्रिलियन इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। देखिए, मेरा जवाब बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी देश के आर्थिक मामलों को कितना समझते हैं छोड़ दीजिए। वैसे उनको इतना मालूम होना चाहिए कि जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले मनमोहन सिंह ने की थी, जो उनके प्रधानमंत्री थे। नहीं कर सके, अलग बात है।
ये जीएसटी में बता दूं कि आज 1,41,000 करोड़ का हाईएस्ट रिकवरी हुआ है। और अभी परसों ही निर्मला जी की बैठक में कहा गया कि कई राज्यों को 7,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। आज जीएसटी के माध्यम से फास्टर रिकवरी है, सब कुछ सामने है और घूसखोरी बंद हुई है। नई व्यवस्था थी, अब सेटल कर गई है। जहां तक एमएसएमई की बात है, आपको याद होगा कि पूरे कोविड के कारण जो देश में लॉकडाउन हुआ था, उसमें छोटे उद्योग के लिए बड़े बड़े सहयोग का कार्यक्रम भारत सरकार ने किया था कि या नहीं किया था। सिर्फ गरीबों को खाना नहीं खिलाया 80 करोड़ को। मैं आईटी मंत्री था, मैंने बहुत से स्टार्टअप के लिए काम किया और आपके माध्यम से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि आज भारत में 2015 से स्टार्टअप मूवमेंट शुरू हुआ है और आज भारत दुनिया में 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप हब है। इसमें गुजरात के बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक बार राहुल गांधी उन लोग से ही मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। और जहां तक महंगाई पर एक सवाल और बोल दूं, ये छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पेट्रोल पर कितना एक्साइज ड्यूटी है? एक बार राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्री को कहें कि थोड़ा कम कर दें, अच्छा होगा। हाँ, अब उस पर हमारे प्रवक्ता मित्र जवाब देंगे। वो क्या वीडियो है। सौराष्ट्र में एक बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है। सौराष्ट्र में आपने देखा है कि गुजरात का पहला एम्स आया है। इस मैनिफेस्टो में आपने देखा है कि यहाँ मेट्रो आएगा, प्रस्तावित है और जरूर किया जाएगा। यहाँ और बड़ौदा में विजय भाई रूपाणी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, संसद मेरे साथ रहे हैं, उनका हम सभी बहुत सम्मान करते हैं। पार्टी उनका पूरा उपयोग करेगी। बाकी भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है, तो हर को दायित्व मिलता है और दूसरे को भी मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरा जवाब ये है, नरेंद्र भाई गुजरात के हैं और उनके काम को गुजरात ने बहुत प्रेम से सम्मानित किया है और फिर वो देश के नेता बने। तो नरेंद्र भाई हमेशा गुजरात के रहेंगे। अमित शाह जी आपके गृह मंत्री आप ही के प्रदेश से हैं, जो प्रभावी रूप से काम किया उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ, धारा 370 के खिलाफ, मैं जानता हूं, एक बहुत बड़ी रेखा बनी है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है और हमें अपने गुजरात के दर्जनों नेताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में कई वर्षों में मेहनत किया है। इसलिए आपके इस सोच से बहुत विनम्रतापूर्वक मैं डिफर करता हूँ। कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक उनकी बात को उत्तर दे दूँ। पार्टी बड़ी है, 27 साल से जीती है, आगे भी जीतेंगे। सीटें तो कम है ना, और एक श्रेणी के हमारे 20-20 कार्यकर्ता योग्य बनते हैं, तो उसमें संगठन विचार कर निर्णय करता है। तो अगर किसी को दुख हुआ है तो बहुत वो अप्राकृतिक नहीं, अननेचुरल नहीं है, उनको समझाते हैं और संभलेंगे और समझ रहे हैं और पार्टी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। आपकी वैसे आज मैं प्लेन से लैंड किया तो नीतीश बाबू जब से गए हैं आरजेडी के साथ, तो कई नई खबरें आई हैं। उसमें एक खबर ये भी आई कि एक इंजन को ही पुर्जा चोर उठा कर ले गए, एक पुल के पूरे पुर्जे को निकाल कर ले गए, और क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं आप। बिहार में अपराध बहुत बढ़ा है। देखिए मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, 1,41,000 करोड़ का पैकेज 1,25,000 दिया गया तो हुआ है। बिहार में आज नेशनल हाईवे वर्ल्ड क्लास बना है, वहाँ एम्स ले आए हम लोग, वहाँ IIM ले आए, वहाँ IIT ले आए, वहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए। काफ़ी काम किया है, आगे भी करेंगे। अरे भाई वो नए बने हैं ना, एक बार अपना तो हिसाब करने कि वो क्या कर रहे हैं। अभी 2 महीना पहले बने हैं ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए हमेशा काम करेगी, लेकिन अभी बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध के खौफ से भी बचाना है। तो आपके 3 सवाल हो गए। हाँ देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, यहाँ पर किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी है मैं आपको क्या बताऊँ, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। द डेटा इटसेल्फ शोज यहाँ के किसानों की, मैं आप कहेंगी तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि गुजरात में किसानों का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। इट इज़ मोर देन 80,000 करोड़ नाउ, जबकि पहले बहुत कम था। ये मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। और जहाँ तक किसानों के लिए बिजली का सवाल है, तो गुजरात तो पहला प्रदेश था
जिसने पूरे किसानों को अपने फीडर अलग करके बिजली दिया, जिसको बाकी प्रदेश भी फॉलो करते हैं। तो और जिस तरह से गुजरात ने, क्या दूध का क्षेत्र हो, क्या कपास का विषय हो, क्या पोटैटो की खेती हो, क्या न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो, इन सबों में कमाल का काम किया है। अब जो हमारे यहाँ रेबल की आपने बात की, वो सभी मानेंगे, हम लोगों ने मनाया है, बात कर रहे हैं और इसका रास्ता निकल कर को काफ़ी लोग लग चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ। अब जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब से जनसंघ पैदा हुआ तब से हम 3 बात कहते थे। धारा 370 समाप्त करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और बाद में राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन ये करेंगे वैधानिक और संवैधानिक तरीके से। जैसा मेरे मित्र बत ने बताया कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रभु राम और हिंदुओं का वकील था अयोध्या के मामले में, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, यूनानिमस सुनाया। आर्टिकल 370 खत्म हुआ ना, तो जब लीगल पार्लियामेंट्री मीन्स। और आज कितना विकास हो रहा है कश्मीर में, आप देखिए। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने चर्चा किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रोविजन है कि स्टेट्स अपने प्रयास भी कर सकते हैं। उत्तराखंड ने किया है, यूपी करने जा रहा है, गोवा में पहले से है, गोवा कुछ और प्रयास कर रहा है, यहाँ भी करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कमिटमेंट है और हम करेंगे। देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो हमारे बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता मित्र, मेरे मित्र हैं, ये लोग इस विषय का जवाब देंगे। एक पहले मेरी बात सुनिए। और अगर ऐसी बात है, मेरे हिसाब से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जितना काम हुआ है जनता के सामने है। और गुजरात में तो मामले में छोड़िए, गुजरात हाई कोर्ट में पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने वाले बैठे हुए हैं। 20 साल से हुआ क्या है? गुजरात में कुछ भी हो तो एक राउंड तो सुप्रीम कोर्ट जाता ही रहा है। तो हिम्मत है तो जाए, केस करें। चलिए, देखिए उसका जवाब समझिए। ये भाजपा ही कर सकती है। ये जो हमारी अनुशासित पार्टी है, तो सभी कार्यकर्ता हैं, तो नए को अवसर मिलना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये भाजपा में ही हो सकता है कि हम पूरी टीम को चेंज करते हैं। होती है टीम, ये अधिकार है और भाजपा अनुशासित तरीके से करती है। मैं एग्जाम्पल देखिए, बगल में राजस्थान में क्या हो रहा है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये हमारा अनुशासन, समर्पण हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आपकी इस बात से डिफर करता हूँ कि हमारे सीनियर नाराज़ हैं। वो जिस प्रामाणिकता से लगे हैं, हमें पूरा विश्वास है और भाजपा ने अपने वरिष्ठ लोगों को पूरा सम्मान दिया है। नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। अब जहाँ तक जो आप बता रहे हैं कि लोग अभी भी बैठे हुए हैं, आपकी बात से मैं डिफर करता हूँ। सब लोग लगते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ कि हर के मन में इच्छा होती है मैं भी लड़ूँ, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा ना, एक कंसल्टेंसी। तो मान जाते हैं सब लोग और वरिष्ठ लोग तो पूरे ईमानदारी से लगे हुए हैं। और बाकी आप जरा सा वोट का दिन आने दीजिए और 8 तारीख को रिजल्ट देखिए, तो लगेगा कि आपके सवाल जो थे, आपकी आशंकाएं गलत थी।